हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। मैं हूं हबीब खान और आज के इस एपिसोड में हम थोड़ा सा मुख्तलिफ बातचीत करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर को लेके। वैसे तो हम अमूमी तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर वैल्यूज़ के हवाले से बातचीत करते हैं कि वहाँ प्रॉपर्टी प्राइजेस, अपार्टमेंट प्राइजेस किस तरह से चल रहे हैं, मगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आज हम थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह की जा सकती है। एक सेगमेंट है रीट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या है और ये किस तरह काम करता है और किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जेएस इन्वेस्टमेंट की सीईओ इफ़्फ़त मनकानी मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम इफ़्फ़त। वालेकुम जी। अच्छा इफ़्फ़त, सबसे पहले ये बताइएगा रीट बेसिकली है क्या? सो रीट बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह है जो इन्वेस्टर्स अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स, जिसमें छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर तमाम तरह के शामिल हैं, उस सारे पैसे को इकट्ठा करके एक ऐसे रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता है जो या तो वो इनकम जनरेट करते हों या वो डेवलप हों और जिससे वैल्यू गेन हो। तो ये सारा पैसा इकट्ठा करके ये रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स में या रियल स्टेट इन इटसेल्फ में इन्वेस्ट करने का नाम जो है वो रीट है। वो एक इट कुड बी अ पोर्टफोलियो, इट कुड बी अ सिंगल प्रोजेक्ट, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो बेसिक इसके जो अजम्पशंस हैं या बिल्डिंग ब्लॉक है वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स ही की तरह है। अच्छा, रीट में किस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, किस तरह से एक इन्वेस्टर रीट में ऑन बोर्ड आ सकता है? तो रीट में इन्वेस्ट करने के इस वक्त जो रेगुलेशंस के हिसाब से दो तरीके हैं। एक है जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट यानी प्राइवेट प्लेसमेंट में जब एक रीट एसईसीपी से क्योंकि एक रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो एसईसीपी से अप्रूव शुदा है, तो उसमें जब एक दफ़ा वो अप्रूव हो जाते हैं तो एक प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसमें एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। सो दे नीड टू हैव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड कि उनकी हाई नेटवर्थ इतनी हो तो वो उस वक्त एक सर्टेन अमाउंट जो उस रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनी ने असाइन की है कि फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, सो उसमें वो पहले हिस्से में शामिल होते हैं। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन जो एसईसीपी की है उसमें वो 3 साल के अंदर उस रियल स्टेट को लिस्ट होना है पब्लिक स्टॉक मार्केट में। लिस्टिंग के वक्त वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है। सो एक जनरल पब्लिक 5,000 से 10,000 की भी अमाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकती है उसमें। वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट में भी अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं है, बट यूजुअली चूँकि वो अवेलेबल किया जाता है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को, सो वो अमाउंट्स जनरली स्पीकिंग ज़्यादा बड़ी होती हैं। लेकिन जब वो पब्लिकली लिस्टेड हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की अदर इन्वेस्टमेंट्स की तरह है कि जहाँ वो आप 5,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान में रीट का सफ़र कब शुरू हुआ और इस वक्त पाकिस्तान में किस हद तक जो है वो रीट ने सक्सेस हासिल की है और कहाँ तक रीट जो है वो अपनी अचीवमेंट कर सका है? सो इनिशियली जैसे आपको याद होगा कि रेगुलेशंस जो हैं वो कहीं हमारे मिड 2015 की तरफ आई थी और उसी ज़माने में हमारा पहला रीट लिस्ट हुआ था, डॉल्मेन रीट। उसके बाद बहुत अरसे तक उसमें रेगुलेशंस में कोई थी चीज़ें जो कि जिसकी वजह से इट वाज़न्ट प्रैक्टिकली वायबल और फीजिबल कि रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनको लाइसेंस भी मिल चुका है वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकें। 2022 की जो रेगुलेशंस हैं उसके बाद से एक्टिविटी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। सो इस वक्त स्टॉक मार्केट पे 3 रीट्स हैं जो कि लिस्टेड हैं और 10 से ज़्यादा जो हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स में अवेलेबल हैं। रफली अराउंड हमारे पास $250 मिलियन की जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है रीट्स में, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। इस वक्त कुछ हैं, हिकअप्स हैं और सारे चैलेंजेस हैं, बट उनके बावजूद भी बहुत सारी रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं और जेएस इन्वेस्टमेंट्स बीइंग वन ऑफ देम, वी आर आल्सो वर्किंग वेरी एक्टिवली ऑन दैट फ्रंट। अच्छा, आपने कहा कि जेएस इन्वेस्टमेंट्स की आपने बात की, तो जेएस इस वक्त हॉस्पिटैलिटी के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो हॉस्पिटैलिटी के अलावा कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ रीट जो है वो पॉसिबल है और इसके साथ साथ मज़ीद कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में हैं? ये हमारा सेकंड रीट है, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट या होटल। ये एक बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो इस वक्त और हमारी इसमें बहुत बेतहाशा रिसर्च आपको मिलेगी। हमारे वहाँ एक डेडिकेटेड वो हम लोग कमर्शियल और रेसिडेंशियल रियल स्टेट के ऊपर भी करते हैं। ये एक थर्ड
काइंड और कैटेगरी है हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि होटल्स जो हैं, हम अगर आप वैसे देखें तो पाकिस्तान में जैसे जैसे इकनॉमिक्स बेहतर होती जा रही है, एक ग्रोइंग नीड है। हैदराबाद जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, जहाँ पर कोई ऐसी जगह जहाँ पर कॉर्पोरेट जो हैं वो जाकर ठहर सकें या बैठ सकें। इसी तरह इवन इंडिविजुअली भी अगर आप हैदराबाद विज़िट करते हैं तो आपके पास ऐसी जगह, बिल्कुल, और अगर वो बुकड हैं तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्टे इन गेस्ट हाउसेस। सो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मकसद भी यही था कि एक तो ये कि सेकेंड ईयर सिटीज़ में उतनी अप्रिसिएशन नहीं आई, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री है, सो सेकेंड ईयर सिटीज़ में जो कैपिटल अप्रिसिएशन है इन इटसेल्फ लैंड की, उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली इसमें इनकम जनरेशन है, बिकॉज रूम के रेंट्स वगैरह जो हैं वो इट इज़ बेसिकली रेंटल सॉर्ट ऑफ थिंग। सो या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर को दोनों साइड की वो मिलेगी, एप्रिसिएशन या आप समझ लें अपॉर्चुनिटी टू मेक गुड गेन्स। और उसके अलावा इसकी लाइफ परपेचुअल है। अगर आप रेजिडेंशियल या ऑफिस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूजुअली एक एग्जिट मैकेनिज्म के तहत है, बट दिस इज़ एन ऑन गोइंग बिजनेस, तो ये एक परपेचुअल लाइफ पे बेस्ड है। इसके अलावा सो मैंने जैसे बात की रेजिडेंशियल या ऑफिस प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक रीट की बहुत सारी किस्में। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत इंक्रीजिंगली काम हो रहा है रीट्स, डेटा सेंटर्स के रीट्स पे, सोलर पावर प्लांट्स के रीट्स पे। सो ये बहुत सारी इनोवेटिव किस्म की आप थिंकिंग प्रोपोजिशन है, बट इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि ये भी एक तरह का रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ही है। इस तरह आपके बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें वेरी लार्ज पोर्शन और डोमिनेंट इनकम इज़ कमिंग फ्रॉम द रियल स्टेट प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग, or there is an opportunity to convert certain kind of businesses, as I said कि data center है कि जिसको आप REIT में कंस्ट्रक्ट करके अवेलेबल कर सकते अच्छा, हैं। अभी आपने कहा कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो उनको डबल एंड से जो है वो इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा। तो क्या रीट में इस तरह ये पॉसिबल है कि जो रेंटल इनकम है वो भी उसका जिस तरह से शेयर डिविडेंड होता है वो जो इन्वेस्टर है वो उसको डिवाइड होगी? सो जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपको मालूम होगा कि जैसे उसमें अगर 90% इनकम जो है वो अगर डिविडेंड के तौर पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसको टैक्स फ्री स्टेटस मिल जाता है। रीट में भी एग्जैक्टली वही पास थ्रू स्टेटस है कि हम अपनी जो सारी इनकम है उस रियल स्टेट प्रोजेक्ट से अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो जो इनकम है वो आप टैक्स फ्री स्टेटस अचीव कर लेती है। सो बिल्कुल उसी तरह ये जो होटल का प्रोजेक्ट है उसमें जो इनकम रेंटल इनकम है रूम रेट्स की, वो हम इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो इन्वेस्टर्स होंगे, टू गेट द नॉट ओनली गेट द पास थ्रू स्टेटस बट दैट्स ऑल्सो व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज़। इसका एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन ये है कि इस वक्त अगर आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें तो आपकी जो मैक्सिमम डिविडेंड यील्ड होती है या कैप रेट जो रियल स्टेट की उसमें लैंग्वेज में कहा जाता है, दैट कुड बी मैक्सिमम ऑफ 2 से लेकर 7-8% की रेंज में। अगर किसी ने को वर्किंग स्पेस के तहत जिस तरह हमारा पहला रीट है उसमें अचीव कर ली तो आप 10% की मैक्सिमम डिविडेंड यील्ड, इसमें जो है ये आपका डिविडेंड यील्ड या कैप रेट डबल डिजिट्स में भी अचीव हो सकता है। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें हमें 10 से 12% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डिविडेंड यील्ड अवेलेबल होगी, और अदर देन कैपिटल गेन्स एप्रिसिएशन जो इटसेल्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्रिएट होगी वो भी ये डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी वंस द होटल बिकम्स ऑपरेशनल एंड वायबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, पाकिस्तान का जो जीडीपी शेयर बनता है रीट का अगर हम बात करें तो वो इस वक्त कितना है, और अगर कंपेयर करें इसको हम अपने रीजन में, इंडिया है, बांग्लादेश है और दीगर जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं, वहाँ से पाकिस्तान का इस वक्त कैसा कंपैरिजन है रीट को लेकर? सो एज आई सेड कि हमारा तो बहुत नेसेंट स्टेज में है। सो $240 मिलियन के अराउंड हमारी साइज़ है। अगर आप उसको रीजन से कंपेयर करें तो जैसे सिंगापुर है, इट्स वेरी डेवलप्ड रीट मार्केट, सो $73 बिलियन के करीब उनकी वो है। इंडिया और मलेशिया में 10 से 12 बिलियन डॉलर्स की रीट मार्केट है। सो इनफैक्ट जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस में रीट ने भी बहुत एक अहम रोल प्ले किया था।
सो हम अभी बहुत इनिशियल फेजेस में, आई थिंक ये नंबर कहीं बेहतर होगा अगले 3 से 5 साल में. सो वी सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग अराउंड इन दिस सेक्टर एंड आई एम होपिंग थिंग्स वुड गेट बेटर. पाकिस्तान में इस वक्त रीट को लेके किन चैलेंजेस का सामना है और रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से स्पेशली फॉर द रीट इस वक्त किन चीज़ों की डेवलपमेंट की ज़रूरत है फॉर द गवर्नमेंट लेवल? हम पहले बात कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कि रीट की डेवलपमेंट से फ़ायदा क्या होगा. एक तो इस वक्त ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं. अगर हमारी स्टॉक मार्केट देखें तो उसकी वॉलेटिलिटी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, और उसको समझना भी शायद मुश्किल है. ऑल्दो वो एक म्यूचुअल फंड का रास्ता ले सकते हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस लेवल भी कम है. रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उसको समझती है, और रीट को समझाना भी शायद रिलेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप दूसरी एसेट क्लासेस को देखें. फ़िक्स इनकम में भी हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि प्राइवेट क्रेडिट इतना वो नहीं किया. सो रीट जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी, और उससे सेविंग की का जो रुझान है वो बेहतर होगा, जो बहुत ज़रूरी है हमारी जैसे मुल्क के लिए कि जहाँ पे सेविंग एक 4% से नीचे रेट आ चुका है. सो लोग अपनी रियल एस्टेट की, अच्छा फिर बहुत सारी ऐसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं जो कि रेगुलेटेड नहीं होती, और उसमें लोग अपने पैसे लूज़ करते हैं. सो ये वाले इन सारी चीज़ों से भी मदद मिलेगी. तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इन बातों से भी ज़्यादा अहम है वो ये है कि हमारा मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी स्टेज पर है कि जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एंड दिस विल प्रोवाइड अ रेगुलेटेड व्हीकल. सो इस वक्त ऑल्दो जितनी भी रीट अवेलेबल है ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, बट मूविंग फॉरवर्ड आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब होंगे तो हम एक बहुत ग्रैंड स्केल के प्रोजेक्ट्स जो कि वैसे शायद सिर्फ सोलली पब्लिक इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल ना हो वो अंडरटेक कर सकते हैं. जैसे आपकी रोड कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, बड़े फ्लाईओवर्स या उस तरह के प्रोजेक्ट्स की. सो वो पॉसिबल हो सकेगी, एंड दैट कुड बी अ वेरी वायबल सोल्यूशन टू अंडरटेक दैट ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि बहुत डायर नीड है हमारे मुल्क की. सो ये आ गई अपॉर्चुनिटी की बात. जो क्या ऐसा करना चाहिए तो हम उसके ऊपर अगर करें, अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत सारे हमारे वो हैं, उस बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि वो हमारे वहाँ टैक्सेशन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं. 99 की सेक्शन की जो स्टेटस था उसकी बहाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसका मतलब ये है कि वो जब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इट्स अ नॉन कैश इवेंट, तो उस पर जो टैक्सेशन क्रिएट होती है उसको हमें दूर करना है. और ये पहले था, उन्होंने 23 में इसको रिमूव कर दिया था, और उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि ये री इन्वोक हो जाए, बट वो नहीं हो सकता. इसके अलावा भी बहुत सारी और एग्जाम्पशंस जो पास थ्रू स्टेटस वगैरह की हैं उसमें, या विद होल्डिंग टैक्सेस के दीगर मसाइल आते हैं जो कि RMCs के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं और इवेंचुअली उनके कंज्यूमर्स के लिए. सो वही कंसर्टेनिटी क्रिएट करती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए भी. सो वो इनकरेज नहीं हो अच्छा, रहे. एक शख्स जो अपना घर बनाना चाहता है, जो अपना एक घर बनाने की ख्वाहिश रखता है, मगर इस वक्त जो हमारे यहाँ मामलात हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हैं, तो हर कोई अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से घर जो है वो नहीं कर पाता है. तो क्या रीट उसके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो इसके थ्रू अपनी इस ख्वाहिश को, इस जो उसकी एक तमन्ना होती है कि वो अपना घर बनाए, वो उसको फुलफिल कर सकता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हबीब. और बिल्कुल रीट एक्चुअली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. लेकिन जब हम लोग बहुत यंग एजेस में, जब वी गेट इनटू द अर्निंग फेज, हम लोगों का एक वो होता है कि हम अपनी एट सम स्टेज हम जाकर अपना एक घर बना लेंगे. लेकिन उसमें होता ये है कि जैसे जैसे हमारी सैलरीज बढ़ती हैं या हमारी इनकम बढ़ती है, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो समवेयर इन्फ्लेशन आउटबीट हो जाती है आपकी जो अर्निंग ग्रोथ रेट है उससे और घरों की कीमतों से, और आप घर नहीं ले पाते. लेकिन अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं, आप उसी दिन से सेव करें तो आप क्या लें, क्योंकि उन प्राइसेस में तो कुछ अवेलेबल नहीं होता. रीट आपको वो हेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप जब रीट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो जैसे जैसे रियल एस्टेट की कीमत जा रही होगी तो एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही होगी. तो जो आपकी सेविंग्स है वो उस रिटर्न के लेवल तक पहुंच चुकी होगी जिस पे उस वक्त हाउसिंग प्राइसेस कैप है.
एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आप एटलीस्ट वो एप्रिसिएशन नहीं मिस कर रहे, और कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट्स में होता है वो भी आपको अवेलेबल होता रहेगा। सो रीट एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसीलिए अगर हमारी मार्केट में बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एक रीट की मार्केट है, हर कैपिटल मार्केट्स की डेवलपमेंट ही किसी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के को फैसिलिटेट करती है, लेकिन रीट की जो मार्केट की डेवलपमेंट है, इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंजिबल रियल एसेट्स पे बेस्ड है। सो you would see the impact of this on economic growth in a much more visible form than any other asset class.